गुजारिश है कि 18 ईयर्स से नीचे कोई इसे ना देखे। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस मूवी में काफी बड़े मुद्दे जैसे कि पर्टिकुलर रिलीजन पर बात हुई है। मेरी कोशिश यही रहेगी कि इस मूवी में जो दिखाया गया है सेम एज इट इज उन्हीं शब्दों में आप लोगों के सामने एक सिंपल और क्लियर स्टोरी रख पाऊं। लेकिन फिर भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ऑफेंड हो जाएं उन चीजों को देखकर। तो आप लोगों से यही गुजारिश है कि इस मूवी को बीइंग एंटरटेनमेंट के नजरिए से देखें, ना ही किसी पर पॉइंटिंग के नजरिए से। और ऊपर से कमेंट सेक्शन में इन चीजों के बारे में डिस्कशन करने मत बैठना, क्योंकि मूवी की स्टोरी बहुत ही ज्यादा हार्ड हिटिंग है। मेरी तरफ से मैंने दोनों डिस्क्लेमर दे दिए हैं। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ, जिसकी शुरुआत में हम सीरिया की बॉर्डर पर बनी एक यूएस फैसिलिटी को देख पाते हैं, जहां पर इस कहानी की लीड हीरोइन यानी कि शालिनी उन्नीकृष्णन को दिखाया जाता है। इस वक्त उनके हाथ बेड़ियों में जकड़े होते हैं और उन्हें इंटरोगेशन रूम में बिठा दिया जाता है और इन पर यह इल्जाम लगाया जाता है कि वो आईसिस की एक एजेंट है जो कि यहाँ पर एक सुसाइड बॉम्बर बन के इलीगल एक्टिविटी करने वाली थी। और इन्हीं चार्जेस के चलते उसे सालों के लिए जेल में बंद किया जाने वाला था। लेकिन उन्नीकृष्णन यानी कि शालिनी उर्फ फातिमा का कहना था कि आपने ये तो इल्जाम लगा दिया कि हम आईसिस के एजेंट हैं, लेकिन हम आईसिस के एजेंट बने कैसे, उनके पीछे का रीजन क्या था, उसके लिए आपको एक कहानी सुननी पड़ेगी। और यहाँ से कहानी जाती है करीब 1 साल पीछे, जहाँ पर हमें इसाक नाम का एक शख्स दिखाया जाता है जो कि गाड़ी में फातिमा को बैठाकर दूर रेगिस्तान में कहीं जा रहा था। इसी बीच रास्ते में वो कुछ स्टॉपेज भी लेता है और कुछ गन्स लेकर एक दवाई खाकर वहां से आगे निकल जाता है। अब यहाँ पर मैं कुछ जगहों का नाम स्पेसिफिकली नहीं ले रहा हूँ, उसके पीछे कुछ रीजंस भी हैं। जिसके बाद इसाक फातिमा को अपने एक पुराने घर में लेकर जाता है और यहाँ पर फातिमा को अपने कुछ रिलेटिव से मिलवाता है। एक तरफ फातिमा जहाँ फीमेल सेक्शन में बैठी थी, वहीं इसाक अपने मेल फ्रेंड्स के साथ बैठकर एक बड़े हमले की तैयारियां कर रहा था। फातिमा से पूछा जाता है कि तुम हो कहाँ से, जहाँ पर फातिमा बताती है कि मैं इंडिया में केरला से हूँ, जो कि द हेवन ऑन अर्थ है। खुली वादियां, नीला आसमान और हर जगह हरियाली ही हरियाली। शालिनी अपने घर में अपनी मॉम और नानी के साथ रहा करती थी। पढ़ाई करने के लिए वो नेशनल नर्सिंग कॉलेज में जाती है। इसी के साथ आप लोगों को बताता चलूं कि ये कहानी रियल इंसिडेंट्स पर बेस्ड है। इस मूवी के एंड में इस कहानी के किरदारों के असली माता पिता ने कुछ स्टेटमेंट भी दिए हैं, जो कि मैं इस मूवी के एंड में बताऊंगा। तो कमिंग बैक टू द मेन स्टोरी, नर्सिंग कॉलेज में शालिनी की 3 बेस्ट फ्रेंड्स बनती हैं, जिनका नाम होता है नेमा, हाफिजा और गीतांजलि। वेलकम स्पीच में जब ये सभी बैठे थे तो कोई अननोन शख्स हाफिजा को छोड़कर इन तीनों की तस्वीरें खींचे जा रहा था, जो कि बाद में 2 मौलवियों को फॉरवर्ड कर दी जाती हैं। उस रेगिस्तान में आगे जाते वक्त फातिमा को कई सारी ऐसी लाशें दिखाई पड़ती है जिनमें मेल और फीमेल दोनों ही जेंडर के लोग मौजूद थे। इनकी हत्या इतनी ज्यादा ब्रूटली होती है कि उसके स्क्रीनशॉट भी यहाँ पर दिखाते हुए मुझे कॉपीराइट इश्यूज के आने का डर लग रहा है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि नाम नहीं बताऊंगा, नहीं तो कुछ लोग बुरा मान सकते हैं, तो सिर्फ रेगिस्तान से ही आपको काम चलाना पड़ेगा। जिसके बाद ये दोनों ही एक पुराने से घर में आते हैं। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी, लेकिन थोड़े दिनों तक वहां की मरम्मत करने के बाद वो घर थोड़ा बहुत रहने लायक तो हो जाता है। इसी बीच इसाक अपनी प्रेग्नेंट वाइफ फातिमा के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। हालांकि फातिमा कहती है कि हमारे धर्म में अगर किसी चीज के लिए मना कर दिया जाता है तो उस चीज को नहीं करना चाहिए, लेकिन इसाक बात नहीं मानता और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। उसके वहां से चले जाने के बाद फातिमा बहुत रोती है और यहाँ से कहानी अगेन फ्लैशबैक में जाती है। हाफिजा जो कि अब इन तीनों की नई दोस्त बन चुकी थी, इन्होंने आज डिनर का एक प्लान बनाया था, लेकिन इसी बीच वो किसी पर फोन से बातें कर रही थी और कह रही थी कि यहाँ से हम बीच के लिए निकलेंगे। अब जैसे ये चारों नीचे उतरती है तो हाफिजा अपने कजन्स भाइयों से इन तीनों को मिलवाती है, जिनका नाम था रमीज और अब्दुल। अब्दुल शहर का एक बड़ा बिजनेसमैन था, वहीं रमीज अपनी पढ़ाई करके यूके यूएस शिफ्ट हो जाना चाहता था। शालिनी का कहना था कि अगर इतनी पढ़ाई लिखाई करी है तो इंडिया को ही क्यों नहीं आगे बढ़ाया जाए, जबकि रमीज का कहना था कि हमारे धर्म में ज्यादा काम करके ज्यादा लोगों की मदद करने के बारे में लिखा गया है, तो अगर मैं ज्यादा कमाऊंगा तो ही ये सब कुछ कर सकता हूँ, जो कि इंडिया में काम करके कमाना पॉसिबल नहीं है, एंड दैट्स द रीजन मैं इंडिया से बाहर जाना चाहता हूँ। अब इनके बीच में काफी सारा क्वालिटी टाइम स्पेंड होता है। ये सभी बीच पर जाकर काफी सारी फोटोज वगैरह क्लिक करवाते हैं और उसके बाद में ये दोनों इन्हें डिनर के लिए छोड़ देते हैं। डिनर टेबल पर बैठकर जब भी खाना खा रहे थे तो हाफिजा और नेमा अपने अपने धर्म की प्रार्थना करने लगते हैं, जहाँ पर शालिनी और गीतांजलि का कहना था कि हम वैसे तो थैंक यू नहीं बोलते, लेकिन खाना खाने के बाद में थैंक यू जरूर बोलते हैं। इसी बीच यहाँ पर रमीज और अब्दुल भी आ जाते हैं और वो भी इन्हें ज्वाइन कर लेते हैं, जिसके बाद इनमें एक अच्छा डांस भी होता है। और यहाँ शालिनी अपने उन पलों को जीती है जो कि उसने कभी सोचे थे कि घर से बाहर निकलने के बाद उसकी लाइफ इस तरीके की बेहतर बन सकती है। खैर वो सब तो उसे एक ट्रैप में डालने का छोटा सा हिंट था, जिसे कि आम भाषा में माइंड वॉशिंग भी कही जा सकती है। इसके बाद में जब ये लोग घर जाने लगते हैं तो रास्ते में आपस में बातचीत करने लगते हैं। यहाँ पर हाफिजा का कहना था कि अगर तुम लोग इस्लाम धर्म में नहीं मानते तो अल्लाह तुम्हें दोजक की आग में जला देंगे। दोजक यानी कि नर्क, इंग्लिश में बोले तो हेल। उनकी आग
आग इस धरती की आग से 70% ज्यादा भयंकर होती है। हाफिजा के अकॉर्डिंग सभी को इस्लाम फॉलो करना चाहिए, नहीं तो खुदा का कहर कब बरस जाए किसी का कुछ पता नहीं। वहीं अगले सीन में हम उन दोनों मौलवियों को देख पाते हैं जहां पर हाफिजा उन दोनों भाइयों यानी कि रमीज और अब्दुल के साथ आई होती है, जहां वो दोनों कहते हैं कि इन लड़कियों से ताल्लुकात बढ़ाओ, यानी कि इनके कनेक्शन को और आगे तक लेकर जाओ, जरूरत पड़े तो फिजिकल रिलेशनशिप भी बनाओ। अब अपनी दोस्ती को और मजबूत करवाने के लिए हाफिजा इन तीनों को ही अपने घर पर ईद के लिए बुला लेती है, जहां पर ये सभी आपस में बैठकर खूब अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। वहीं सीन रेगिस्तान में शिफ्ट होता है, जहां पर इसाक फातिमा को कहकर जाता है कि मैं कुछ दिनों के लिए एक अर्जेंट काम से जा रहा हूं, तब तक तुम्हें अकेला ही रहना होगा। यहाँ व्यूअर्स को पता चलता है कि इसाक टेररिस्ट ग्रुप के साथ मिला हुआ है और एक टेररिज्म एक्टिविटी के लिए ही घर से बाहर जा रहा था। इसी बीच मौका पाकर फातिमा घर से बाहर निकलकर मदद मांगने की कोशिश करती है, लेकिन रास्ते में एक और औरत जो कि भागने की कोशिश कर रही थी उसे उसी रेगिस्तान में गोली मार दी जाती है। वहीं एक जगह उस टेररिज्म ग्रुप का लीडर एक औरत का हाथ काट देता है और उसके पति का गला काट देता है, सिर्फ इस वजह से कि उस लड़की ने लिपस्टिक लगाई थी और उसके हस्बैंड ने उसे ऐसा करने से मना भी नहीं किया। यहाँ फातिमा को हुस्ना नाम की एक औरत मिलती है जो कि बताती है कि तुम यहाँ अकेले में इस हालत में क्यों घूम रही हो, तुम तो ऑलरेडी प्रेग्नेंट हो। जिस पर फातिमा कहती है कि तुम भी तो अकेली घूम रही हो। तो वो हुस्ना बताती है कि जिसने उस औरत का हाथ काटा वो और कोई नहीं, मेरा हस्बैंड ही था, इसलिए वो मुझे नहीं मारेगा, लेकिन तुम जितना जल्दी हो सके यहाँ से छिप जाओ, लेकिन अगर भागने की कोशिश करोगी तो मारी जाओगी, जिसमें मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। सीन अगेन इंटेरोगेशन पर आता है, जहाँ पर शालिनी को ये कहा जाता है कि तुम अपनी मर्जी से उस जगह पर आई थी, तो हम तुम्हारा विश्वास क्यों करें कि जो भी तुम बोल रही हो वो सच बोल रही हो। जिस पर शालिनी का कहना था हमें एक ऐसी दवाई दी जाती थी, दवाई तो नहीं उसे ड्रग्स कह सकते हैं, जो कि हमारा माइंड वॉश जितना जल्दी हो सकता था कर रही थी। उसे लेने पर हम हर किसी की बातों में आ जाया करते थे और जो भी वो लोग कहने लगते थे हम उसे सच मानने लगते थे। यहाँ पर हम एक शख्स को उस दवाई को बेचता हुआ भी देख पाते हैं, जो कि ये बता रहा था कि इस दवाई को लेने के बाद भूख प्यास नहीं लगती, नींद भी नहीं आती और हम अपने मकसद की ओर हमेशा अग्रसर रहते हैं, यानी कि हमारे मिशन की ओर हमेशा मन लगाकर काम करते हैं। अब आप लोगों को यहीं पर क्लियर कर देता हूँ कि इनका मिशन क्या है। बेसिकली ये टेररिज्म ग्रुप कम उम्र की लड़कियों को जाल में फंसाकर उन्हें एक सुसाइड बॉम्बर बनवाकर पब्लिक में भेज देना चाहते थे, और ये वो पब्लिक होती थी जो कि इनके धर्म को नहीं मानती थी। यानी कि एट द एंड जिस लड़की को चूज कर लिया गया वो तो दोनों तरफ से ही खत्म है। अगर इनके साथ आ गई तो सुसाइड बॉम्बर बन के मरेगी, और अगर इनके साइड में नहीं आई तो ये लोग उसके साथ क्या क्या करते हैं वो इस कहानी में आगे एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ सीन शिफ्ट होता है हाफिजा की तरफ, जो कि किसी को कॉल करके बताती है कि वो तीनों लड़कियां निकल चुकी है मार्केट में, और जैसे ये तीनों शॉपिंग मॉल में शॉपिंग कर रही होती है तो कुछ लड़के आकर स्पैंकिंग करने लगते हैं, और जब ये तीनों उनके अगेंस्ट जाती है तो वहां पर एक नहीं दो नहीं करीबन 5-6 अलग अलग लड़के आकर घेरा बना लेते हैं और इनके कपड़े भी फाड़ते हैं, इन्हें बुरा भला कहते हैं और साथ ये भी कहते हैं कि हमारी मर्जी होगी, जो करेंगे जहां चाहेंगे वहां हाथ लगाएंगे। इसी बीच एक औरत आकर इनके ऊपर हिजाब डाल देती है और इन तीनों को ही उस सिचुएशन से निकाल देती है। घर आकर हाफिजा इनके ऊपर बहुत ज्यादा चिल्लाती है और ये कहती है कि क्या तुमने कभी हमारे धर्म की किसी लड़की को देखा है कि उसका कभी रेप हुआ है या उसके साथ कुछ गलत हुआ है? अगर अपनी सेफ्टी पाना चाहती हो तो सर पर हिजाब लगाकर घूमो। अब यहाँ पर कुछ और कॉन्वर्सेशन भी होती है जिसे मैं चाहता हूँ कि आप लोग एंटरटेनमेंट के पर्पज से ही लें। हाफिजा का कहना था कि तुम्हारे भगवान शिव जब उनकी वाइफ की डेथ हुई थी तो वो इंसानों की तरह रो रहे थे, तुम्हारे भगवान कृष्ण जो कि हजारों लड़कियों के साथ रास लीला रचाते थे, और तुम्हारे भगवान राम जो खुद अपनी वाइफ तक को नहीं बचा पाए। जब तुम्हारे गॉड्स ही इतने हेल्पलेस हैं तो फिर आखिर क्यों मानना है उसे? जिस पर शालिनी का कहना है कि सिर्फ मैं ही नहीं, मेरी तरह 100 करोड़ लोग ऐसे हैं जो उन पर विश्वास रखते हैं। यहाँ पर इनडायरेक्टली इन तीनों लड़कियों का माइंड वॉश किया जा रहा था, जहाँ पर इन्हें ये बताया जा रहा था कि तुम्हें सिर्फ अल्लाह ही प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तुम्हारे भगवानों में कोई भी दम नहीं है। अब ये तीनों ही अपने नए बने बॉयफ्रेंड्स यानी कि रमीज और अब्दुल से मिलने के लिए जाती है, जहाँ पर ये के सामने फेक सिंपैथी दिखाते हैं कि अगर वो लड़के मेरे सामने होते तो मैं उनका बहुत बुरा हश्र करता। हाफिजा रमीज को कहती है कि तुम तो बड़े डॉक्टर बने फिरते हो, जरा इन्हें कुछ दवाई तो दो, और यही वो ड्रग्स शालिनी, गीतांजलि और निमा को दे दिया जाता है। कहानी यहाँ से और आगे बढ़ती है, इन सभी की दूरियां नजदीकियों में बदलती जाती है और यहाँ रमीज और अब्दुल गीतांजलि और शालिनी को फिजिकल रिलेशनशिप के बारे में और आगे कैसे बढ़े हैं बताते हैं, जहाँ पर ये कहा जाता है कि अगर दो बॉडीज एक दूसरे को कबूल कर ले तो चाहे भले शादी यानी कि निकाह हो या ना हो, इंटीमेसी की जा सकती है। एंड स्टेप बाय स्टेप पहले शालिनी एंड देन गीतांजलि अपने अपने बॉयफ्रेंड्स के साथ में इंटीमेट हो जाती है। कहानी यहाँ से 3 महीने आगे बढ़ती है और अब इन्हें हिजाब पहनते पहनते हाफिजा ने और भी ज्यादा बहला फुसला दिया था, जिसकी वजह से अब ये तीनों ही नमाज पढ़ने लगी थी और इसी के साथ साथ वहाँ के रीति रिवाज को भी फॉलो करने लगी थी। अब्दुल एक इम्पोर्टेंट था जिसकी वजह से गीतांजलि तो प्रेग्नेंट नहीं हुई,
लेकिन शालिनी प्रेग्नेंट हो चुकी थी, जहाँ पर हाफिजा से बताती है कि तुम्हारा यह बच्चा, इसे दुनिया नहीं कबूल करेगी। अगर तुम अपनी और अपने बच्चे की जान बचाना चाहती हो तो इस्लाम को कबूल कर लो। एक तरीके से उसे प्रेशराइज किया जाता है और यही सारी चीजें अपने इंटेरोगेशन में शालिनी उन पुलिस वालों को बताती है। कहानी अगेन रेगिस्तान में शिफ्ट होती है, जहाँ पर इस वक्त फातिमा और शालिनी ऑलरेडी प्रेग्नेंट थी और अब प्रेगनेंसी की तरफ अपनी डिलीवरी करने वाली थी। उसे एक लड़की पैदा होती है जिसे देखकर इसाक खुश भी नहीं होता और ऊपर से शालिनी को हर बार बुरा भला ही कहता रहता था। वो एक बार और दूसरी टेररिज्म एक्टिविटी के लिए जाने वाला था, इसलिए वो कहता है कि तुम अपना और अपनी बेटी का ध्यान रखना। तो यहाँ से शालिनी मौका पाकर हुस्ना से मिलती है और हुस्ना उसे एक और लेडी के पास ले जाती है, क्योंकि इस वक्त हुस्ना के पास तो मोबाइल नहीं था लेकिन दूसरी लेडी के पास में जरूर था। शालिनी बस फोन लेकर अपने घर पर ये मैसेज करना चाहती थी कि मैं एक ऐसी जगह फंसी हूँ जहाँ पर मेरी जान पर बनाई है और मुझे इंडिया वापस आना है। ये सारा मैसेज उसने अपनी रीजनल लैंग्वेज में ही भेजा था ताकि कोई और इसे डिकोड ना कर पाए। लेकिन जैसे ये लोग मैसेज भेजकर घर से बाहर निकलते हैं, उस लेडीज का हस्बैंड आ जाता है और उसे गोली मार देता है, क्योंकि एक दूसरे फोन के द्वारा इंडिया मैसेज भेजा हुआ दिख जाता है। कहानी यहाँ से केरला में शिफ्ट होती है। ये वो वक्त था जब इनका ऑलमोस्ट माइंड वॉश हो चुका था। ये सभी अपने घर जाती हैं और जब फर्स्ट टाइम गीतांजलि और इसी के साथ साथ शालिनी की मॉम देखती है कि उनकी बेटियों ने हिजाब पहना हुआ है, यानी कि दूसरे धर्म को अपना रखा है, तो वो बहुत ज्यादा रोती हैं, परेशान होती हैं। लेकिन इन दोनों के ही अकॉर्डिंग यही धर्म सबसे बेस्ट होता है। अगर इस धर्म को फॉलो नहीं करते हैं तो नर्क की आग में जला दिया जाता है इंसान को मरने के बाद में। इनके पेरेंट्स इन्हें काफी समझाते हैं, लेकिन ये लोग अपने घर को छोड़ देना ज्यादा बेहतर समझते हैं इंस्टेड ऑफ उनके साथ रहकर उनकी बातों को समझना। फिर आकर ये मौलवियों से अपने धर्म को चेंज करवा लेते हैं, यानी कि मुसलमान बन जाते हैं। जहाँ इस वक्त भाग्य लक्ष्मी नाम की एक और लड़की थी। शालिनी कहती है कि तुम यहाँ पर क्यों अपना रिलीजन चेंज करवाने के लिए आई हो, जिस पर भाग्य लक्ष्मी कहती है कि मुझे भी एक लड़के से प्यार हो चुका है लेकिन उसकी फैमिली मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगी और यही रीजन है कि आज मैं अपने आप को कन्वर्ट करवाना चाहती हूँ, क्योंकि वो मेरा सच्चा प्यार है और सच्चे प्यार के लिए तो इंसान कुछ भी कर सकता है ना। यानी कि ऑलमोस्ट जैसी कहानी शालिनी की थी वैसी ही कहानी भाग्य लक्ष्मी की भी थी। इन बातों को सुनकर शालिनी फटाफट से रमीज के पास जाती है और कहती है कि इस वक्त ऑलरेडी मैं प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ, मैं क्या करूँ, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जिस पर रमीज कहता है कि ठीक है, हम थोड़े दिनों बाद में शादी कर लेंगे। मीनवाइल हम गीतांजलि की स्टोरी भी देख पाते हैं, जो कि उस ड्रग्स को लेते लेते इतनी ज्यादा उसकी एडिक्टेड हो चुकी थी कि उसे हर वक्त वो ड्रग्स चाहिए था। उसके नशे में वो हमेशा से अब्दुल से ही बातें किया करती थी, जहाँ अब्दुल उसका मिसयूज करके उसकी न्यूड पिक्स मंगवा लिया करता था। एक दिन तो हद तब हो गई जब हाफिजा ने उसे कहा कि तुम्हारे पेरेंट्स अगर तुम्हारी इस बात से खुश नहीं है तो उन्हें इनकार कर दो, नकार दो उन्हें और हमेशा से अपने माँ बाप होने का हक गवा दो। जहाँ पर लिटरली इस मूवी के एक ऐसा सीन था जिसने मुझे भी मजबूर कर दिया कि मैं गाली दे दूं। खैर इमोशंस में नहीं जाते हैं, डायरेक्ट स्टोरी पर आते हैं, जहाँ गीतांजलि उर्फ अमीशा अपने पेरेंट्स के पास आती है, जहाँ उसके फादर हॉस्पिटलाइज थे और वो अपने फादर के मुंह पर थूक कर जाती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने इस्लाम धर्म नहीं अपनाया था और जो उनके धर्म का नहीं है, यानी कि वो काफिर है, ऊपर जाने पर ऑलरेडी अल्लाह उन्हें दोज़ख की आग में जलाएंगे। अब यहाँ पर मैं स्पेसिफिकली किसी रीजन को टारगेट करके कुछ बुरा भला नहीं कहना चाहता। जो भी इस कहानी में दिखाया गया है सिर्फ वही चीजें आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। नो हेट टू मुसलमान, इस्लामिक धर्म और इस्लामिक पीपल, जस्ट टेक इट एज ए नॉलेजेबल पर्पस। बुरे ये लोग नहीं, बुरे वो टेररिज्म ग्रुप है जो कि धर्म की आड़ में लोगों से ऐसे काम करवा रहे हैं। मैं अगेन रिपीट करता हूँ कि बुरा कोई धर्म या फिर कुछ लोग नहीं, बल्कि वो टेररिज्म ग्रुप है जो कि अपना काम निकलवाने के लिए कुछ मासूमों की जान से खेल रहे हैं। यहाँ सीन शिफ्ट होता है गीतांजलि पर, जिसे अब्दुल का कॉल आया था और वो उसे सीरिया चलने के बारे में कहता है। गीतांजलि को सब कुछ समझ में आ चुका था कि ये पहले नॉर्मल लड़कियों को प्यार में फंसाते हैं, उनके साथ सेक्सुअल कनेक्शन बढ़ाते हैं और जब लड़की उनकी ट्रैप में फंस जाती है तो उसे सीरिया ले जाकर दूसरे और भी गलत गलत काम करवाते हैं। तो वो उसे नामर्द कहकर उसका कॉल काट देती है, जिस पर अब्दुल का कहना था कि मैं तेरे न्यूड्स पूरे देश में फैला दूंगा। मीनवाइल फातिमा और शालिनी आकर मौलवी जी से अपनी शादी के लिए बोलती है, जहाँ पर मौलवी जी बताते हैं कि रमीज तो कुछ ही दिनों पहले अपनी फैमिली के साथ में मालदीव भाग गया। तो शालिनी डर जाती है कि आखिर मैं करूँ तो क्या करूँ, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी प्रेग्नेंट हूँ, ना ही समाज मुझे अपनाएगा, ना ही कॉलेज मेरी हेल्प करेगा, मेरे फ्रेंड्स तो ऑलरेडी यहाँ पर है नहीं और घर वालों से मैं दगा कर चुकी हूँ, तो इससे बेहतर यही है कि मैं मर ही जाऊं। यानी कि इंसान इतना ज्यादा डिप्रेस हो चुका था कि एट द एंड उसने अपने आप को खत्म करने के बारे
में सोच लिया था। और सिर्फ ऐसा मूवीज में ही नहीं दिखाया गया है, रियलिटी में भी ऐसा हो रहा है। इस मूवी के एंड में कुछ ऐसे नंबर्स दिखाए गए हैं, ऐसे आंकड़े जो कि आपका दिमाग हिलाकर रख देंगे। पिछले 10 सालों में 32,000 ऐसे कन्वर्जन्स हुए हैं जहां लड़कियां हिंदू, सिख, क्रिश्चियन और अदर रिलीजन से डायरेक्टली इस्लाम को अपना लेती है, जिसके पीछे की कहानी है टेररिज्म को और ज्यादा बढ़ावा देना। मौलवी जी का कहना था कि तुम्हें इसाक नाम का एक शख्स बता देता हूं जो कि पहले कैथोलिक था, उसने हाल ही में इस्लाम को ज्वाइन किया है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी शादी उससे करवा देता हूं, वो तुम्हारे बच्चे को अपना नाम देगा, जिसके बाद तुम इंडिया से दूर जाकर अपनी जिंदगी को आराम से जी सकती हो। शालिनी के पास में और कोई चारा नहीं था ऐसा करने का और वो उस शादी के लिए हाँ कर देती है। कुछ ही दिनों बाद उसकी शादी होने वाली थी। इसी बीच उसकी मॉम उसे रोकने वाली थी कि ठीक है, अगर तुम दूसरे धर्म में कन्वर्ट होना चाहती हो तो हो जाओ, किसी और लड़के से शादी करना भी चाहती हो तो कर लो, लेकिन मेरे घर पर आकर रहो। इनफैक्ट मैं खुद भी इस धर्म को अपना लूंगी, लेकिन इंडिया को छोड़ करके मत जाओ। लेकिन हाफिजा ऐसा करने से उसे रोक देती है और बोलती है कि जो हो चुका है वो हो चुका है, अब इसे रोका नहीं जा सकता। ये बात तो शालिनी की मॉम गीतांजलि को बताती है, क्योंकि गीतांजलि तो संभल चुकी थी कि उसे ऐसा नहीं करना है, लेकिन वो अब कुछ नहीं कर सकती थी। वो अपनी दोस्त के लिए बहुत ज्यादा रोती है। इसी बीच ये न्यूज आती है कि एक नर्सिंग कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की की न्यूड्स मार्केट में शेयर हो चुकी है बांग्लादेश, पाकिस्तान, सिंगापुर और मलेशिया से आई कुछ फोटोज की वजह से। अब तो उसके घर के सारे फोन बजने लगे थे, पूरे रिलेटिव्स, इसी के साथ फ्रेंड्स का कॉल आने लगता है। गीतांजलि समझ चुकी थी कि ये उसी की ही फोटोज थी और अब एट द एंड उसे सुसाइड करने पर मजबूर होना पड़ता है। ये सारी बातें शालिनी अपने इंटेरोगेशन में बता रही थी। कहानी सिर्फ यही नहीं रुकी थी। इसी के साथ उसकी दूसरी फ्रेंड निमा, जिसे भी कुछ और दूसरे लोगों ने कांटेक्ट किया और अपने धर्म में शामिल होने के लिए कहा, लेकिन उसने ऐसा करने से मना कर दिया। तो उसकी ड्रिंक में उन्होंने ड्रग्स मिला दिए, जिसके बाद उसे एक घर पर ले जाकर डेली 18 से 20 लोग रेप किया करते थे। इस सीन को देखकर सचमुच मेरी खुद की रूह कांप गई कि अपने मिशन को कामयाब बनाने के लिए ये कुछ लोग किस हद तक गिर सकते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं। आई एम थैंकफुल टू गॉड कि उन्होंने मुझे ऐसा काम दिया जहां पर मैं कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचा सकता हूं। बहुत सारी ऐसी फैमिलीज हैं, ऐसे लोग हैं जो कि थिएटर जाकर इस मूवी को नहीं देख सकते या फिर OTT का सब्सक्रिप्शन लेने तक के पैसे नहीं है। तो मैं खुश हूं आज की कम से कम ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें मैं आप लोगों के साथ में शेयर तो कर पा रहा हूं। ये मूवी सिर्फ एक मूवी नहीं है, बल्कि एक बिटर ट्रुथ है ऑफ दिस सोसाइटी। पुलिस के पास हेल्प मांगने जाओ तो वो एविडेंस मांगती है। जब एविडेंस से रिलेटेड कुछ दूसरी चीजें बताई जाती है कि ये कांड हो चुके हैं, आप कुछ एक्शन क्यों नहीं लेते, तो उनका कहना ये होता है कि दो एडल्ट्स के लिए के डिसीजन के बीच में हम पुलिस वाले आखिर कर ही क्या सकते हैं। मीनवाइल सीन अगेन शिफ्ट होता है फातिमा की तरफ, जिसे उन लड़कियों के बीच में बैठा दिया जाता है जो कि अब सुसाइड बॉम्बर बनाई जाने वाली थी। अगर कुछ लड़कियां ऐसा करने से मना करती तो उन्हें सेक्स स्लेव बना दिया जाता। एक ही लड़की के साथ कई बार सेक्स किया जाता, यानी कि दोनों तरफ से मौत। अगर हाँ बोल दो तो लोगों के बीच में बम से फटो, और अगर ना बोल दो तो हर रोज मरो। नेक्स्ट डे इन्हें बॉम्ब प्लानिंग के लिए सीरिया की बॉर्डर तक ले जाया जाता है, जिसके बाद अगर ये वहां से निकल गई तो फिर तो इनका बचकर इंडिया वापस आना नामुमकिन था। शालिनी को ये बात पता थी कि बॉर्डर पर US आर्मी भी मौजूद रहती है, तो कैसे तैसे अगर वो वहां से भागकर निकल जाए तो पुलिस उसकी मदद कर सकती है, और वो ऐसा ही करती है। उसी के साथ उसकी दो फ्रेंड्स भी भागने की वहां से कोशिश करती है, लेकिन ये टेररिस्ट रास्ते में ही उन्हें गोली मार देते हैं। इनमें इसाक भी शामिल था जो कि उसका पीछा करता है, मगर वहां के छोटे पहाड़ों के बीच में भागती हुई शालिनी बचकर निकल ही जाती है। 17 घंटों के बाद में US ड्रोन उसे डिटेक्ट करता है और वही सीन हमें दिखाया जाता है जो कि शुरुआत में हमें दिखाया गया था। शालिनी कहती है कि आप मुझे इंडिया भेज दीजिए, मेरे पास में सॉलिड प्रूफ्स हैं, मैं उन सभी को जेल के पीछे करवा सकती हूँ, लेकिन फिलहाल इन पुलिस वालों के पास में शालिनी के लिए कोई भी सबूत नहीं था और ऊपर से सारी चीजें उसके खिलाफ थी। पहली चीज, उसने ISIS के साथ में 1 साल की ट्रेनिंग ली, ऊपर से खुद की मर्जी से इंडिया को छोड़ा, उस टेररिज्म ग्रुप के बीच रही जो कि इलीगल एक्टिविटीज करती है, और इन्हीं चीजों के चलते उसे वहां की जेल फैसिलिटी में भेज दिया जाता है। वो एक बार अपनी मॉम को फोन भी करती है और बोलती है कि मैं जितना जल्दी हो सकेगा कोशिश करूंगी इंडिया वापस आने की, लेकिन ये नहीं बताती कि उसके साथ क्या क्या बीता। जहाँ जेल में जाने के बाद उसे अपनी जैसी कई और लड़कियां भी मिलती है जो कि इन्हीं चीजों पर सताई हुई थी, और फिलहाल के लिए शालिनी की यही जिंदगी थी। अब इस मूवी के एंड में हम गीतांजलि के ओरिजिनल मदर एंड फादर को देख पाते हैं, जिनकी बेटी ने सुसाइड कमिट कर लिया था और उनके घर को उस टेररिस्ट ग्रुप ने जलाकर राख कर दिया जिनकी बेटी इनके खिलाफ गई थी। इस वजह से आज वो एक छोटे गांव में रह रहे थे। कहानी के एंड में नीमा मैथ्यूज का एक स्टेटमेंट भी दिया जाता है जहां पर वो कहती है कि मेरे साथ बलात्कार किया गया, जानवरों जैसा बर्ताव किया गया, अगर हमारे कानून ने जल्दी ही कुछ नहीं ऐसा किया तो और भी हजारों लड़कियां उनका शिकार बनती जाएगी। खुद नीमा मैथ्यूज जिसके साथ में सारी चीजें बीती, उसने पुलिस को ये सारे स्टेटमेंट दिए। अभी तक टोटल 32,000 ऐसे केसेस सामने आ चुके
चुके हैं जो कि पिछले 10 सालों में हुए हैं। यहाँ तक कि गवर्नमेंट का ये भी कहना है कि आने वाले 20 सालों में केरला एक इस्लामिक स्टेट बन जाएगा। बात करें इस पूरे ट्रैप को फैलाने वाले लोगों की तो रमीज जो कि केरला में ही शहर के बीचों बीच एक पिज्जा की दुकान चला रहा है, अब्दुल जो कि मिडिल ईस्ट में भाग चुका है और अपनी एक ट्रैवल एजेंसी का कारोबार सफलतापूर्वक चला रहा है, इसाक जो कि सीरिया और तुर्की की सीमा के बीच में यूनाइटेड वेस्ट सेना के थ्रू एक जंग में मारा गया। ये इन्फॉर्मेशन मूवी के डायरेक्टर्स के पास तो है, लेकिन अभी तक इन दोषियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई है। दिस मूवी इज डेडिकेटेड टू थाउजेंड्स ऑफ गर्ल फ्रॉम केरला एंड मैंगलोर हु डिडंट कम बैक आफ्टर देयर कन्वर्जन्स। आई होप गाइस कि आपको ये मूवी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। मेरा शुरू से आप लोगों से यही कहना था कि इसे एंटरटेनमेंट और नॉलेज पर्पस की तरफ से लीजिएगा। किसी को ऑफेंड करने का या फिर किसी रिलीजन को डायरेक्ट पॉइंट करके टारगेट करने का मेरा कोई भी उद्देश्य नहीं था। फिर भी अगर आपको मेरी कुछ बातें बुरी लगी हो तो मुझे माफ कीजिएगा। मैंने कोशिश यही करी है कि जो भी कुछ इस मूवी में दिखाया गया है सिर्फ वही चीजें आप लोगों के सामने रखूं। आई होप कि आपको मेरी छोटी सी कोशिश पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो प्लीज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं आगे ऐसी ही और मूवीज आप लोगों के लिए लेकर आता रहूंगा। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। मिलते हैं अगले वीडियो में।